हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं जो मैट्रिक के बच्चों के लिए इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, 14 फरवरी से शायद एग्ज़ाम होने वाला है। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। आप लोग वीडियो को देखेंगे तो पता लगेगा कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं कुछ मेरे पास, उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं सामने यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर हल करके बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। और एक ही क्वेश्चन को बार बार यदि पूछते हैं तो बच्चे उसको पकड़ नहीं पाते हैं कि मैं तैयारी करके ये गया था और एग्ज़ाम में कुछ ऐसा पूछ लिया। तो ऐसा कोई बात नहीं होता है, बल्कि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बार मान लीजिए कि 2022 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, वो सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो हम मेरे साथ बने रहिए आप लोग, और काफ़ी मदद मिलेगा। और अभी 14 तारीख से पहले तक आप लोगों को मैं हर दिन कोशिश करूंगा कि एक वीडियो अपलोड करूंगा। और मेरा चैनल तो आप लोग देख ही लिए होंगे, ब्राइट विजन इंस्टीट्यूट के नाम से मेरा चैनल है। और इस चैनल के माध्यम से मैं मैट्रिक के विद्यार्थियों को खास करके ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का कोशिश करूँगा। और मैथ खास करके जो बच्चे को लगता है कि मैथ बहुत हार्ड होता है और हमसे नहीं बनता है, तो वो सब कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं कि किस तरह से कहाँ फंसते हैं, कहाँ आपको मतलब कि दिक्कत होता है। तो वे सभी चीज़ों का मैं आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम होंगे मैं उन सभी का हल करने का कोशिश करूँगा। तो ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। और दोस्तों, मैं अंत में बताऊंगा आप लोगों को कि मेरा परिचय क्या है और मैं कहाँ से हूँ। तो बने रहिए अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है 2022 का क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है माध्य, ऑप्शन बी है माध्यक, ऑप्शन सी है बहुलक, और ऑप्शन डी है मानक विचलन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। और इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इनमें से कौन नहीं है पूछा है। तो कभी कभी क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। तो अभी जिस तरह का क्वेश्चन है उसको हम लोग पकड़ेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर माध्य, माध्यक, बहुलक, ये तीनों जो है आप लोग पढ़े हैं, आप लोग को पढ़ाया होगा। देखिए दोस्तों, एक बात और भी है कि मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आप लोग अच्छे सभी कोचिंग जितने भी आप लोग जहाँ भी पढ़े होंगे शायद, तो अच्छे से पढ़े होंगे। और शिक्षक भी आपके जो हैं काफ़ी आपको बताए होंगे। तो माध्य के बारे में पढ़े होंगे, माध्यक के बारे में पढ़े होंगे, और बहुलक के बारे में भी पढ़े ही होंगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप असल में होता क्या है? अगर हम कहेंगे कि माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो इसका जवाब होगा हाँ है। अगर कहेंगे कि माध्यक है तो ये भी है, बहुलक है तो ये भी है। तो शायद आप लोग भूल रहे होंगे कि आप लोगों को बताया गया होगा, आपके कोचिंग में आपके सर बताए, जैसा कि
मैंने आपसे कहा कि आपके सर आपको माध्य माध्यक गोलक के बारे में पढ़ाए होंगे और आप लोग पढ़े भी होंगे, या नहीं भी पढ़े हैं तो आपको यहाँ समझ लेना है। माध्य माध्यक बहुलक ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। तो पहले समझते हैं कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो माध्य किसका निकालेंगे, सवाल उठता है। माध्य कुछ निकालने के लिए कुछ आंकड़े होने चाहिए मेरे पास। जैसे मान लेते हैं कि एक फुटबॉल की टीम के द्वारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैच खेला गया और 9 मैचों में उस फुटबॉल की टीम ने पहले मैच में 3 गोल, और उसके बाद इसी तरह से लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैच में 3 गोल, 2 गोल और 7 गोल, 3 गोल, 5 गोल, 8 गोल और 3 गोल 0, उसके बाद 1 गोल दागे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 9 मैचों का आंकड़ा। 9 मैच में कितने गोल दागे गए। तो उस फुटबॉल की टीम के प्लेयर्स के द्वारा ये जो गोल दागे गए हैं, तो इसका हमको माध्य निकालना है। माध्य बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप लोग इसको भारी बना लेंगे तो भारी लगेगा। जिस तरह से आप सोचेंगे उस तरह से आपको लगने लगेगा। बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। तो माध्य निकालने के लिए इसको फॉर्मूला बोलिए, या फिर आप समझ सकते हैं। बिल्कुल इस तरह के छोटी छोटी बात को फॉर्मूला नहीं मानना चाहिए, बल्कि बहुत ही सिंपल है। कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बट्टे कुल प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण का मतलब होता है कि आखिर किसका आंकड़ा है। तो गोल का आंकड़ा है, तो गोल ये सब क्या हो गया, प्रेक्षण हो गया। तो कुल प्रेक्षणों को योग करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 + 2 + 7 + 3 + 5 + 8 + 3 + 0 + 1। और कितने हैं, कितने मैच खेले गए थे, 9। तो 9 से इसको भागा लगा देंगे। 1 3 1 4 8 4 12 12 5 17 17 3 20 20 7 27 27 3 30 और 2 32 32 बट्टे 9। एक बार जोड़ करके आप लोग भी देख लीजिएगा, कहीं अगर गड़बड़ हो तो सही से उसको जोड़ने के बाद भागा लगा दीजिएगा। तो 9 से भागा इसको देंगे तो कितनी बार चलेगा, 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 36 नहीं होगा, तो इसको भागा ही लगा देते हैं। 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 तिया 27, तो 12 में 7 घटेगा 5, 1 1 खत्म, 2 2 खत्म हो गया, 0.0, 9 7 63, 9 6 54, 9 5 45, 10 में 5 घटेगा 5, फिर 5 आकर के 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि 5 5 आता रहेगा, 5 5 आता रहेगा। तो लगभग इसको एक काम करते हैं, इसको 6 बना देते हैं, यानी कि 3.6 लगभग। इन 9 मैचों में बनाए गए गोल का माध्य हमारा निकल गया है। कितना निकला है, 3.6 निकला है। तो अब इसी आंकड़े का हम लोग क्या करेंगे, माध्यक निकालेंगे। पहले देखिए, पहले हम लोग माध्य निकालें, उसके बाद माध्यक निकालेंगे, उसके बाद बहुलक निकालेंगे, उसके बाद फिर समझेंगे कि आखिर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आइए इसका अब माध्यक भी निकाल ही लेते हैं पहले। तो माध्यक किस तरह से निकाला जाता है, सबसे पहले जो भी आंकड़े दिए रहेंगे उन आंकड़ों को पहले बढ़ते हुए क्रम में हम लोग सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में किस तरह से सजाया जाता है, दी गई प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में सजाने पर
एक बार लिख लेने से अच्छा रहता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 0 है, उसके बाद क्या है 1 है, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 3, तो 3 फिर 3 आया है, 3 3 3, तो 3 बार 3 लिखना पड़ेगा 3। उसके बाद इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ी संख्या 5, उससे बड़ी संख्या 7 और सबसे बड़ी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाने पर सजा दिया गया। अब इसमें से देखना है कि गिनती करेंगे कि प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो प्रेक्षणों की संख्या को एक संख्या से n से दर्शाया जाता है। प्रेक्षणों की संख्या को n से दर्शाया जाता है, या स्मॉल n लिखते हैं। n बराबर क्या होगा 9, n बराबर 9। तो कौन सा संख्या है 9, कौन सी संख्या होती है, 9 होता है सम संख्या या विषम संख्या, 9 हो गया विषम संख्या, विषम संख्या। अब देखिए एक यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ पर सम और विषम हम क्यों लिख रहे हैं। यदि विषम संख्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या विषम हो, तो माध्यक किस तरह से निकाला जाएगा। यदि प्रेक्षणों की संख्या सम हो तो इन्हीं आंकड़ों का माध्यक किस तरह से निकाला जाएगा। तो देखिए सम कब होगा, जब एक संख्या और बढ़ जाएगा, तो 9 के बाद 10 आ जाएगा, तो 10 क्या है 10 है सम संख्या, तो उसका माध्यक निकालने के लिए फिर अलग से हम लोग उसके बारे में समझेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि 9 क्या है विषम संख्या। यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो माध्यक बराबर होता है n/2 में n + 1/2 में प्रेक्षण, n + 1/2 में प्रेक्षण। तो n + 1 का मतलब हो गया n कितना हो गया 9 + 1/2, तो 9 1 10/2, 2 पंचे 10 5, तो n + 1/2 में कितना आया 5 आया। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इधर से इस साइड से हम लोग गिनती करेंगे, जो यहाँ पर लिखा हो उसको नहीं, बढ़ते क्रम में सजाने के बाद इसको हम लोग इधर से गिनती करेंगे। तो 1 2 3 4 5 नंबर में कौन आता है 1 2 3 4 5, तो 5 में आता है 3, तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, अतः माध्यक बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इससे पहले हम लोग माध्य निकाले थे, तो माध्य कितना निकला था, माध्य निकला था 3 पॉइंट कुछ निकला था, शायद 3.6 निकला था। ठीक है, और माध्य कितना निकला माध्यक कितना निकला, माध्यक निकला 3। ठीक है, अब इसी का हम लोग बहुलक निकालते हैं। देख लीजिए एक बार, यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। आइए अब इन्हीं आंकड़ों का हम लोग बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक निकालना बहुत ही सिंपल है, इसका आसान है, क्योंकि बहुलक वही होता है जो बहुत बार आता है। सरल भाषा में अगर कहा जाए कि जिन संख्याओं का आगमन सबसे अधिक बार होगा वही संख्या बहुलक कहलाता है। तो इन आंकड़ों में हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 अधिक बार आया है, इसके अलावे बाकी सभी संख्याएं हैं तो वे अधिक बार नहीं आए हैं, बल्कि कौन आए हैं 3 आए हैं, तो 3 इसका बहुलक हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 की जगह में 8 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, तो आप लोग इस तरह से समझ लीजिएगा। तो जो अधिक बार आता है वो बहुलक होता है, तो बहुलक हो गया 3। तो एक बार हम लिख लेते हैं कि हम लोगों का माध्य कितना निकला था, माध्य कितना बहुलक कितना, तो माध्य बराबर माध्य निकला था 3.6, माध्यक निकला था 3, और बहुलक अभी अभी निकला है, बहुलक बराबर 3। सबसे इंपॉर्टेंट बात, माध्य भी 3.6 आया है, माध्यक भी 3 आया है, और बहुलक भी 3 आया है।
तो ये तीनों अभी अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि माध्य, माध्यक, बहुलक, ये तीनों क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो असल में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको डिटेल करना चाहेंगे। जैसे मान के चलिए कि एक मजदूर है, एक और उदाहरण लेते हैं। एक मजदूर है और उसका जो है दिन का जो कमाने का जो तरीका है वो इस तरह से नहीं है कि एक दिन का उसको 500 मिलता है या 400 मिलता है तो अगले दिन का भी उतना ही मिलेगा, बल्कि वो मान लो कि कोई खुदरा काम करता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी मिल में कोई मजदूर है, बोरा उठाता है, तो बोरा उसको मिलता है, मान लें कि एक बोरा उठाने का, एक बोरा उठा करके गाड़ी में लोड करने का मान लेते हैं उसको मिलता है 50 पैसे या 1 रुपया करके। तो इस तरह से वो जोड़ जोड़ करके मतलब दिन भर में जितने बोरे लोड करेंगे गाड़ी में उस हिसाब से उसका मतलब दिन का उसका दिहाड़ी बनता है। तो मान लीजिए इस तरह के जो मजदूर हैं वो एक सप्ताह में, चलिए एक महीने का ले लेते हैं मान के चलिए, तो सबसे पहले एक दिन का उसका कमाई कितना होता है। तो इस तरह से वो मान लेते हैं कि किसी दिन वो कमाता है 500 रुपये। सुबह से लेकर के शाम तक उसका जब जोड़ा जाता है कि कितने बोरे उन्होंने उठाए, तो उसका मान लेते हैं कि एक दिन का दिहाड़ी बनता है 500 रुपये, और तो अगले दिन का बनता है मान लेते हैं 300 रुपये, फिर उसके अगले दिन का बनता है मान लेते हैं 150 रुपये, फिर अगले दिन का मान लेते हैं कि 700 रुपया बनता है, 1 2 3 4, इस तरह से 5 6 7 8 मतलब कि मान लेते हैं कि पूरे महीने का उसका हिसाब किताब लगा लेते हैं हम लोग। तो पूरे महीने का इस तरह से वो यदि काम करेगा, इस तरह से उसका यदि दिहाड़ी बनेगा तो 500 300 150 700, तो एक दिन का उसका तो क्लियर तो हो नहीं रहा है कि एक दिन वो कितना कमाया। किसी दिन 500 कमाया, किसी दिन 300, किसी दिन 150, किसी दिन 700, किसी दिन तो 1000 भी वो कमा सकता है। अगर ज़्यादा थोड़ा सा उसके अंदर में कुछ जुनून आ जाए तो वो ज़्यादा भी बोरा उठा सकता है, और किसी दिन अगर बीमार हो या किसी कारण से वो कम भी बोरा उठाएगा तो उसका 150 से भी कम बन सकता है, किसी दिन तो बन भी नहीं सकता है। हो सकता है कि उस दिन बोरा उठाने का काम है ही नहीं, तो उसको तो बैठे रहना पड़ेगा, तो 1 रुपया भी नहीं बनेगा। तो अगर उससे कहा जाए, उस आदमी से कहा जाए कि भाई तुम कितना रुपया दिन कमाते हो, तो वो आदमी क्या जवाब देगा, थोड़ा बताइए। चलिए आप ही हैं वो आदमी, मजदूर हैं या हम ही मजदूर हैं, हमसे अगर पूछा जाए कि आप कितना रुपये कमाते हैं दिन में, तो हम क्या बोलेंगे कि 500 किसी दिन 300, किसी दिन 150, किसी दिन 700, ऐसे बोलेंगे। एक आंकड़ा निकालेंगे ना, तो एक आंकड़ा निकालने के लिए मान लेते हैं कि इस टोटल को 30 दिन का हिसाब कर लेते हैं। 30 दिन में मान लो मेरा इस तरह से 500 300 800 इस तरह से जोड़ जोड़ करके मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि मजदूर का मजदूरी एक दिन का 500 300 150 700 इस तरह से वो एक महीने तक काम करता है, और हर दिन का वो दिहाड़ी जोड़ जोड़ करके मान लेते हैं कि उस आदमी का एक महीने के बाद 12,000 रुपये उसका वेतन बनता है, मान लेते हैं। तो 12,000 क्या हुआ, 12,000 जिस तरह से यहाँ पर है माध्य, हम लोग माध्य निकाले थे कि 3 + 2 + 7 + 3 प्लस इस तरह से बट्टे कितना किए थे 9 से, क्योंकि 9 था। तो यहाँ पर इसी तरह से मान लो कि 500 + 300 + 150 + 700 ऐसे करके बट्टे, क्योंकि लंबा होगा इसलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट में बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो जोड़ जोड़ करके हम क्या करेंगे, बट्टे कितना करना पड़ेगा, मान लीजिए ये सब टोटल एक महीने का 30 का 30 500 300 और प्लस करके इस तरह से मेरा 12,000 आता है ऊपर, और तो नीचे कितना रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर संख्या 9 था तो 9 से भागा लगाए थे, उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, संख्या कितना हो जाएगा 30 दिन का, तो 30 से हो जाएगा, तो 30 से इसको भागा लगाना है, 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा, 3 1 3 3 चौका 12, 2 0 इसके पीछे, तो बराबर 400 रुपया। तो ये 400 रुपया क्या निकला, उस मजदूर का एक दिन का मजदूरी निकला। तो ये मजदूरी क्या है, इसी मजदूरी को कहा जाएगा माध्य मजदूरी। समझ में आ रहा है कि अगर एक महीने के बाद हिसाब करने के बाद एक दिन का अगर दिहाड़ी निकलता है 400, तो 400 क्या, 400 को हम क्या बोलेंगे, 400 को हम बोल सकते हैं माध्य निकला।
तो केंद्रीय का मतलब होता है ठीक बीच, ठीक भी नहीं कहा जा सकता है, बल्कि बीच का कुछ एक अनुमान तक कोई आंकड़ा निकालना है कि वो कितना रुपया कमा लेता है। तो अगर वो आदमी, मान लीजिए कि उस आदमी से पूछा गया कि भाई आप कितना रुपया महीना कमाते हो, तो वो 400 की जगह में वो कहेगा कि 300 कमाते हैं, तो वो कौन सा गलत बोलेगा? हो सकता है कि अगले महीने में उसका 12,000 की जगह में 11,000 भी हो सकता है। हो सकता है कि उसके अगले महीने में 12,000 के बदले उसका 10,000 भी हो सकता है, या फिर 15,000 भी हो सकता है। तो वो आदमी यदि बोल दिया कि 300, अगर 400 निकलता है, ऐसे परफेक्ट यदि 400 निकलता है, अगर वो 300 भी बोल देता है, 350 भी बोलता है, तो इसमें गलती क्या है? लगभग उतना ही आता है। तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कि ताकि हमको भी हौसला मिलेगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ये हुआ 400, ठीक है। माध्य क्या निकला? 400 इसका भी निकला, तो इसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कह सकते हैं, ठीक है। वही आदमी अगर बोलेगा कि हम 500 रुपया कमाते हैं दिन का, तो कौन सा गलत बोलेगा? क्योंकि वो 15,000 भी तो कमा सकता है ना। तो इस तरह से अगर उसके अगल बगल में, तो एक बात और भी है कि परफेक्ट एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि माध्य माध्यक बहुलक में सबसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सबसे सटीक कौन सा है, तो इसमें माध्य में निशान लगाना है। क्योंकि माध्य क्या होता है, माध्य को टोटल करके डिवाइड करके इसको निकालें तो परफेक्टली निकलता है। जैसे निकाला गया था 3.6 आया था, तो परफेक्ट आया था। तो इसलिए माध्य जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सबसे सटीक होता है माध्य, ठीक है। उसका माध्यक जो निकाले हैं तो लगभग 3 आया है इसके बराबर, उसके आसपास है। जैसे आपको यहाँ पर बताया गया कि 400 के बदले यदि 300 भी बोलता है वो, तो इसमें कोई गलती नहीं है। फिर बहुलक भी कितना आया है? 300 है। तो 3 की जगह में यहाँ कुछ और 4 भी हो सकता था। अगर एक संख्या हो जाता है यहाँ पर, 2 संख्या और बढ़ जाता तो 4 भी आ सकता था 5वें नंबर में, तो 4 भी हो सकता था। तो इसीलिए माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। मतलब कि एक अंदाजी तौर पर कि कितना रुपया महीना कमाता है, या एक अंदाजी तौर पर कि एक मैच में उन्होंने कितने गोल बनाए या कितने गोल बनाने की क्षमता है। तो उस खिलाड़ी उस फुटबॉल के टीम के खिलाड़ियों के द्वारा एक मैच में वो 3 गोल या 3.5 लगभग गोल बनाने की क्षमता है, या इस आदमी का 300, 400 और 500 लगभग कमाने का, हर दिन का कमाने का उसका क्षमता है। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। तो दोस्तों हमको लग रहा है कि आप लोगों को, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो ये रहा माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध भी कह सकते हैं एक तरह से, कि माध्य, माध्यक, बहुलक आखिर होता क्या है। तो तीनों का मतलब सेम है कि ये किसी आंकड़े का एक मध्य प्रवृत्ति का कोई माप है, इसीलिए इसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। तो समझ में आ ही गया होगा कि माध्य भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, माध्यक भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, बहुलक भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो जब 3 हो ही गया तो बाकी चौथा नहीं होगा, इसमें निशान लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को जिस तरह से कहा गया था कि वीडियो के लास्ट में मैं अपना परिचय दूंगा, तो परिचय के तौर पर हम ये नहीं चाहते हैं कि हम खुद से परिचय दें, हम बल्कि ये चाहते हैं कि मेरा वीडियो अपलोड होगा और उसके माध्यम से, बल्कि परिचय देने का अभी टाइम नहीं आया है। और मेरा कोचिंग, अगर शॉर्ट में बताएं तो मेरा कोचिंग चलता है, छोटा मोटा कोचिंग है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और हर साल यहाँ से अच्छा रिजल्ट भी होता है। बल्कि मैं कुछ बोलूँ तो अपने मुंह से खुद का तारीफ हो जाएगा, इसीलिए आप लोग खुद पता करके आप लोग सुन सकते हैं कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम शिव कुमार है और पिछले 8-9 साल से हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो आने वाले समय में आप लोगों को ज़रूर मेरे बारे में पता हो ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर इसी तरह से अभी तो शुरुआत किए हैं, और आज के लिए माफ़ी चाहते हैं कि एक ही क्वेश्चन को हल किया गया है, और कल इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो मेरे हिसाब से
तो चूँकि आप लोग सुने अभी कि पिछले 8-9 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको जहाँ तक आइडिया है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, जहाँ तक मेरा समझने का क्षमता है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को हम निकाल करके आप लोगों को बताएंगे। और हम उम्मीद दिलाते हैं दोस्तों कि जिस तरह से यहाँ पर बताएंगे उसमें से 60% से 70% के बीच आप लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जो आपका 14 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। इतना तो हम गारंटी दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।